लो, मैं करेक्ट करके बोलती हूँ। आपने कल 9 के 9 नाम लिख लिए थे? जी मैम। अभी तो बच्चे आए नहीं पूरे। हिमांशु नहीं है, कुलदीप नहीं है, नव्या नहीं है, आई थिंक अनुराधा तो थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन करती है, रानी भी नहीं है। रानी ने आज सेकंड वैक्सीनेशन कराया तो शायद वो नहीं आएगी। बाकी तो है, शुरू कर देते हैं, आ जाएंगे। लिख लीजिए। मानव मन, अरे कौन है? मानव मन अतः भावों का सागर है। मानव मन अतः, अथाह की जगह आप लोग अनगिनत भी लिख सकते हैं, सैकड़ों भी लिख सकते हैं। जो शब्द आपको उचित लगे, जो आप याद कर सकें, वो लिखना। अथाह भावों का सागर है, और उसमें अनगिनत प्रकार की भाव तरंगे, उसमें अनगिनत प्रकार की भाव तरंगे सोती जागती रहती हैं। सोती जागती रहती हैं, पर उनमें कुछ भाव ऐसे भी होते हैं, पर उनमें कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान, जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। स्थायी रूप से विद्यमान इन भावों को ही स्थायी भाव कहा गया है। स्थायी रूप से विद्यमान इन भावों को ही स्थायी भाव कहा गया है। इसको चाहे तो आप स्टार्टिंग में लिख के फिर नाम लिखें, या ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थायी भाव आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से। अच्छा, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये रिपीट कर दीजिए थोड़ा, ये वाली लाइन। यहाँ से स्थायी रूप से। स्थिर रहती है, वही स्थायी भाव कहलाते हैं। एक्चुअली बेटा मेरी लैंग्वेज चेंज होते रहती है, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता कि कहाँ से मैं क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, अगर बाई चांस आपके एंट्रेंस वेंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पूछें कि मूल स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो मूल 9 ही है। 9, उसको आप 11 नहीं करेंगे। क्वेश्चन आ जाए नाटकों में कितने रस या कितने स्थायी भाव होते हैं, तो नाटकों में 8 रस या 8 स्थायी भाव होते हैं, वो आपको याद रखना है। कौन सा रस नहीं होता, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा नहीं होता रस नाटक मैम में? शांत रस। शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? मैम निर्वेद। निर्वेद। हाँ, निर्वेद, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल सही नीरज, आप शांत लिख रहे थे, शाम हो गया। शांत, तो ये निर्वेद स्थायी भाव नाटक में नहीं पाया जाता। रस, शांत रस नाटक में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये कुछ जो मतलब जो बेसिक जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं जब आप एमए में बैठेंगे। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है विभाव। विभाव, विभाव उसे कहते हैं, विभाव उसे कहते हैं जो सहृदय, जो सहृदय में विद्यमान स्थायी भावों को। नमस्ते मैम, कितना लिखवा दिया मैम? हिमांशु बेटा मैंने अभी
3-4 लाइन आप 3-4 लाइन, या फिर आप एक काम करो, कल स्थायी भाव जो लिखवाया था उसी में 2-3 लाइन ऐड करना, वो पूरा हो चुका था। नया जो है दूसरा जो हेडिंग है विभाव, तो मैं विभाव करवा रही हूँ, शुरू से करवा दे रही हूँ, वो हेडिंग आप डाल दीजिए। विभाव सहृदय में विद्यमान वे भाव होते हैं, सेंटेंस थोड़ा उलटफेर हो जाएगा, करेक्ट कर लेना जो पहले लिख रहे थे। वे भाव होते हैं जो स्थायी भावों को उद्बोधित करते हैं। बताइए, विभाव का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या मतलब होगा? विभाव का शाब्दिक अर्थ पता है आपको? विभाव का अर्थ है कारण। विभाव का अर्थ है कारण, जिन्हें देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। वे कारण, मतलब सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो, विभाव का मतलब है कारण, अर्थात वे कारण जिन्हें देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं बच्चे? बताओ, विभाव कौन कौन से प्रकार के हैं? मैम आलंबन और उद्दीपन। वेरी गुड। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन हेडिंग डालो बेटा। देखो, मैं आपको डिटेल में लिखवा दे रही हूँ, आलंबन भी 2-4 लाइन, उद्दीपन भी। जरूरी नहीं है कि पेपर में आप इतना डिटेल लिखो, पेपर में आपको लगे कि इतना छोड़ना है तो आप छोड़ देना, ठीक है? या और डिटेल लगे कि हम इसको और डिटेल दे सकते हैं तो आप उसको डिटेल दे देना। आलंबन, नाटक में जिन पात्रों का आलंबन, आलंबन का मतलब हम सहारा भी बोल सकते हैं, जिन पात्रों का सहारा लेकर स्थायी भाव रस में परिणत होते हैं। तो ये मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ, बुक में नहीं है, लेकिन मतलब मान लो कि आप किसी को देखकर आपके मन में कोई भाव जागृत हो रहा है, तो वो जो वो व्यक्ति है वो उसका कारण है, यानी कि वो भाव जागृत होने का सहारा वो बना है, उसने हेल्प की है वो भाव को जागृत होने में, ठीक है? तो आप चाहें तो इसे और सरल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लिख दें, नाटक में जिन पात्रों का आलंबन लेकर स्थायी भाव रस में परिणत होते हैं, स्थायी भाव रस में परिणत होते हैं, वे आलंबन कहलाते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला है आश्रय। आश्रय के आगे ब्रैकेट में ही आप लिख दो, जिसके हृदय में भाव जागता है। आश्रय ब्रैकेट में डाल दो, जिसके हृदय में भाव जागता है। फीलिंग्स, मतलब जिसके मन में किसी को देखकर कोई फीलिंग आती है, उसे हम आश्रय कहते हैं। अब यहाँ पे कोई राम श्याम नहीं है तो मैं राम का नाम ले, या सिंपल में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम ले लेती हूँ। ऐश्वर्या राय को देखकर अगर अभिषेक बच्चन के मन में
कोई भाव जागृत होता है तो अभिषेक बच्चन क्या कहलाएगा? मैम आश्रय। आश्रय। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कि राम सीता को ही हर जगह उठाऊं, लेटेस्ट हीरो हीरोइन को भी उठा सकते हैं। ठीक है, विषय दूसरा है, विषय जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है, जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है। तो इसमें कौन हुआ विषय, ऐश्वर्या राय और अभिषेक में? मैम ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। गुड। एक्चुअली ये मैं वहां पर लेक्चर देने गई थी, इसी पे ही, रस पे, अंबेडकर कॉलेज में स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाया था 2 घंटे के लिए, और काव्य शास्त्र पे बुलाया था। तो करेक्ट एग्जाम्पल। तो वहां पर मैं ऐसे ही 2-3 चीजों के, मतलब पूरा भारतीय काव्य शास्त्र था, तो 2-3 एग्जाम्पल लेके गई। तो वहां पीछे एक टीचर भी बैठी हुई थी, वो हंसने लगी। बच्चों को पढ़ाना था, टीचर को नहीं था, बच्चों को लेक्चर देने के लिए गई थी। तो मुझसे पूछा कि आप ऐसे लेटेस्ट एग्जाम्पल क्यों उठा रहे हैं? मैंने कहा मैम, राम सीता को ना देख के सब बोर हो गए, जब उनको देखते ना भगवान की फीलिंग आती है, इसलिए भगवान की फीलिंग नहीं लेके आनी, पढ़ाने में तो लेटेस्ट तरीके से पढ़ाना है तभी। तो तब से मुझे लगता है कि एग्जाम्पल इस तरह के, लेकिन उस समय ना ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की बात चल रही थी, तो मैंने ऋतिक रोशन को उठाया था। खैर कोई नहीं। तो अभी आपको आश्रय और विषय दोनों समझ में आ गया? क्लियर? यस मैम। चलिए, सेकंड है आपका उद्दीपन। ये स्थायी भावों को उद्दीप्त करके, ये स्थायी भावों को उद्दीप्त करके उसके आस्वादकता, आस्वाद शब्द होता है ना, जिसको आप, मतलब किसी के जो भी स्वाद है, टेस्ट, जो भी खट्टा मीठा कड़वा जो भी स्वाद है, उसको आप जब महसूस करते हो, तो इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को देखकर आप कुछ फील करते हो तो उसे आस्वाद बोलते हैं। तो जब वो आस्वादकता, मतलब उद्दीप करके उसकी आस्वादकता को बढ़ाते हैं, वह उद्दीपन कहलाते हैं, वह उद्दीपन कहलाते हैं। अब इसके भी 2 रूप हैं। पहला है आलंबनगत बाह्य चेष्टा, आलंबनगत बाह्य चेष्टा और वातावरण, वातावरण भी होता है, चेष्टा भी होता है। अब इसको बताइए आप, कोई अगर को रिलेट करके बता सके तो इसमें आप क्या बताएंगे कि क्या है ये? भाई उद्दीपन को आप कैसे, मतलब क्लियर करके आप समझ पाएंगे? कोई बताइए बच्चे। कोई भी? मैम किसका, उद्दीपन का? हाँ, उद्दीपन के 2 रूप मैंने लिखवा दिए। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भी उद्दीपन है, मैंने आपको बता भी दिया कि एक तो चेष्टा है और दूसरा है वातावरण। उसको आप कैसे मतलब कैसे आप उसको बताएंगे कि सिंपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक को ही उठा लो, या कोई लेटेस्ट हीरो हीरोइन आपको याद है तो उनके हिसाब से आप इसको बताओ, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैम बाह्य चेष्टा मतलब उसका बाहरी स्वरूप देख के मतलब आकर्षित होना, मैम इस टाइप का कुछ। गुड, लगभग पहुंच रहे हो, और कोशिश करो पहुंचने की। मैम जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ऐश्वर्या राय को देखकर अभिषेक बच्चन उसके बाहरी रूप से आकर्षित हो गया। वो तो आकर्षित हो गया, वो तो जो हमने पहले कराया ना, वो आश्रय और विषय में चला गया। अब अच्छा मैम। उसकी चेष्टा है, अभिषेक बच्चन की चेष्टा, उसकी एक्टिविटी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐश्वर्या राय को देखकर वो मतलब वो शर्मा जाता है या कुछ ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, वो। और दूसरा है वातावरण, वो आसपास का वातावरण है। जैसे कि अब अगर मान लो आप
बहुत गंदगी के पास खड़े हो तो फिर तो वो किसी प्रेम की अनुभूति तो नहीं होगी। तो वो मैम एक समझ गया। पार्क है, गार्डन है, या मौसम सुहाना है, या सुहावना है, यस कोई मैम। चीजें हैं, तो उसको वो है वातावरण, ठीक है। और जो अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को देखकर जो हरकतें करेगा, जो एक्टिविटी उसकी जो होगी, वो उसकी चेष्टाएं होंगी। अब इसमें राम सीता का एग्जाम्पल लोग उठाते हैं कि जब सीता को पहली बार राम ने देखा उपवन में घूमते हुए, तो सीता को मतलब वो एक तो वो वातावरण हो गया, जिस वातावरण ने, उस उपवन ने राम की जो भावनाएं हैं उसको जागृत किया, ठीक है। उसमें आश्रय और विषय राम सीता तो हो ही गए, लेकिन उद्दीपन क्या हुआ, वो वातावरण ने उस जो फीलिंग है, जो उस भाव है, उसको ज्यादा जागृत करने का रोल प्ले किया। उसके बाद जो सीता की जो हरकतें या एक्टिविटी रही, शर्माना, लजाना और घूम के चले जाना, जो भी XYZ है, उसे आप क्या बोलेंगे? चेष्टा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका स्थायी भाव और विभाव में दोनों क्लियर हो गए, समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस। चलिए, तो अब थर्ड है अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव के अंतर्गत अंतस्थ भावों को प्रकट करने के लिए करने वाली, अनुभाव के अंतर्गत अंतस्थ भावों को प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाएं आती हैं, शारीरिक चेष्टाएं आती हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है, या इनकी संख्या 4 है। ये मैं ऑलरेडी पहले करा चुकी हूं, बताइए कौन कौन से नाम है? मैम कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। सात्विक। हाँ, कायिक की जगह आंगिक भी बोलते हैं, शायद आपको याद होगा। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक एक्चुअली कायिक जो है उसको वो काया से बना है, तो उसी का नाम आंगिक भी है, ठीक है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक के आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए शारीरिक चेष्टा। वाचिक के आगे आप वाक या वाणी व्यापार लिख लीजिए। आहार्य के आगे वेशभूषा, और सात्विक के आगे सात्विक अभिनय को, सात्विक को। मैम वाचिक को क्या बताया आप? वाचिक मतलब जो बोल के मतलब जिसमें आप डायलॉग बोलते हो ना, वाचिक। मैं इसमें भी निकाल देती हूँ, शायद निकल जाए। अनुभाव के प्रकार, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, शायद आ गया है। हाँ, स्क्रीन शेयर हो तो बताना बच्चे, गलत मत लिखना लेकिन। अच्छा, एक चीज पूछनी थी बेटा, आप लोगों के पास में भी फीडबैक फॉर्म भरने के लिए आया है क्या? यस मैम, आया था। भरा आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो मेरे पेपर की डिटेल भी थी जो जेनरिक आप लोगों ने पढ़ा था मुझसे। मैम उसमें 4 ही पेपर भरने थे, तो मैम मैंने तो जी को छोड़ दिया था।
वेरी गुड बेटा। किसी ने भरा नहीं भरा थी क्या? मैंने भरा था। हाँ नहीं, आपके 5 पेपर होते, लेकिन ऐसी सी इसमें नहीं लेना होता। मेन पेपर जो जेनरिक और जेनरिक को आप करना होता, जहां तक मेरे को जानकारी है। तो मैम मैंने मानव सर से पूछे थे तो सर कह रहे हैं कि जेनरिक को छोड़ दो, बाकी भर देना। चलो कोई बात नहीं, हर किसी को अपने पेपर का टेंशन होता है, कोई बात नहीं। जस्ट आई मीन 2-4 ने भरा है, नहीं भरा है, बस 2-4 ही कोई भरा, वो बहुत है। श्वेता तुमने भरा बच्चे? यस मैम, मैंने भरा है वो। चलिए बहुत है, थैंक यू, इतना ही बहुत है। कोई बात नहीं मैम। देखिए ये है ना, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहारीय। फालतू की चीजें क्यों आती है फोन में? सात्विक के प्रकार करते हैं। इस लैपटॉप में हिंदी के फ़ॉन्ट नहीं डल पा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या है? इसमें नहीं है। चलिए अभी आप ये चारों लिख लीजिए। सात्विक का जब आपको डिटेल करवाना होगा वो अलग से ही करवाया जाएगा, वैसे आपके इसमें है नहीं। आप बोले तो मैं करवा दूं सात्विक अनुभाव के प्रकार, तो सात्विक उसके 7 प्रकार मैंने लिखवाए थे सात्विक के, याद है किसी को? मैम उसमें आपने वो रोमांच वगैरह का बताया था, अश्रु मैम। हाँ तो मेरे को अच्छे से याद है, अश्रु वगैरह मैंने सात्विक अनुभाव का करवाया तो था। यस मैम। ठीक है, यस मैम, यस करवा रखा आपने। हाँ तो इसीलिए उसको नाम कौन कौन से बताए थे, नाम बताओ जरा। किसी को याद है नाम कौन कौन से थे? मैम हाँ बोलो। मैम स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर, रंगहीनता, अछू, संज्ञानहीनता, ऐसे कुछ बताया था सर। नहीं, एक तो गलत है, वैसे आपने ठीक ही बोला है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और वेपथु, ये थे सात्विक के। कोई नहीं, ये 2 बच्चे लेफ्ट कौन हो गए इतनी जल्दी से? खैर ये सात्विक है, और अधिकतर इसमें से पूछा जाता है कि स्वरभंग किसका भेद है। तो आपको याद रखना चाहिए, स्वरभंग भेद तो अनुभाव का है, लेकिन कौन से अनुभाव का? सात्विक अनुभाव का। या हाँ, या अश्रु पूछ लेते हैं। मेन यही दोनों मैंने देखा हुआ है नेट के एग्जाम में, इन दोनों, एक बार अश्रु का आया हुआ है और एक बार स्वरभंग का आया हुआ है। स्वरभंग वैसे कहते किसे है? स्वरभंग से क्या मतलब होता है बच्चे? स्वरभंग का जब आप रोते हैं तो आप रोते रोते आप कुछ बोलना चाहते हो तो क्या होता है? नमस्ते मैम। नमस्ते। कौन? रानी। बेटा आपकी तबीयत ठीक यस है? मैम। यस मैम, मैं ठीक हूँ, बस घर जा रही हूँ। नहीं तो बेटा आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वैक्सीनेशन करा के आए हो ना, आप आराम करो बच्चे। मैम कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो फील ही नहीं हुआ। नहीं फील हुआ? पता नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा हुआ था। खैर, ये स्वरभंग का क्या मतलब है? अंजलि, अनुराधा बेटा बताओ, स्वरभंग का क्या मतलब है? मैम रोते रोते बोलना। बोल नहीं पाते मैम, रोते रोते हमारे मतलब आवाज क्लियर नहीं आ पाती, रुक जाती है वो।
हाँ, तो खाली हम रोते रोते अटकते हैं और भी किसी समय अटकते हैं? यस मैम, मैम बहुत मतलब काफी टाइम अटकते हैं। जब बहुत खुश होते हैं तो अटकते हैं? यस मैम। जब घबराते हैं तो अटकते हैं? यस मैम। ठीक है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जब हमारे जो अक्षर हैं वो टूटने लगते हैं, उसे हम स्वरभंग बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ Yes. दो बच्चे लेफ्ट में, उनका नाम याद है किसी को? मैंने एक्चुअली अटेंडेंस नहीं लगाई थी, कोई बात नहीं, लग जाएगी। चलिए, ये तो 4 हमारे अनुभाव हो गए। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव लिखिए। संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। प्लीज उसमें आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने आपको जो अभी एक वो जो कोटेशन कल हमने लिखवाई थी, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आद्रा रस निष्पत्ति, ना यही लिखवाया था ना। तो व्याभिचारी को ही संचारी भाव बोलते हैं। तो कई लोग विभाव अनुभाव संचारी भाव डालते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको गलत नहीं समझना। क्लियर? चलिए, संचारी भाव लिखिए। संचारी भाव का अर्थ है साथ साथ संचरण करना। संचारी का अर्थ है साथ साथ संचरण करना। साथ साथ संचरण करना अर्थात वे भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण का मतलब होता है चलते हैं, स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं, इनके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है। एक मिनट बेटा। पुष्टि होती है एक रस के स्थायी भाव के साथ, एक रस के स्थायी भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं। क्योंकि संचारी भाव कभी भी किसी भी रस के साथ स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि मैम रिपीट कर दीजिए। क्योंकि कोई और करो रिपीट। मैं बताऊं? किसी भी रस के साथ किसी भी रस के साथ स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि
अलग अलग रसों के साथ संचरण करते रहते हैं। अलग अलग रसों के साथ संचरण करते रहते हैं। संचारी भाव उसी प्रकार उठते और लुप्त होते हैं। संचारी भाव उसी प्रकार उठते और लुप्त होते हैं जैसे जैसे पानी में बुलबुले या समुंदर में लहरें। पानी में बुलबुले या समुंदर में लहरें। अब बताओ संचारी भावों की संख्या कितनी है? मैम 33। हाँ जी, संचारी भावों की संख्या या एक मिनट, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। आप ऐसे लिख लो, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। मैम 33। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन से 33 है, याद है किसी को? मैम कुछ कुछ याद है। कुछ कुछ मैम याद? यस मैम बताएं। हाँ बोलो। निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, अ, उन्माद, मरण, मति, व्याधि, उग्रता। मैम इतने ही है। वेरी गुड, इतने भी याद है, बहुत है बेटा, बहुत है, बहुत अच्छे से आपने याद किया है। गुड, अगर इतने याद हो गए तो आप 33 भी कर लोगे। ठीक है, तो अगर जाहिर सी बात है पेपर में 33 के 33 संचारी भाव कोई भी याद करके नहीं लिख पाता, बहुत रेयर होते हैं। अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड। इनफैक्ट अगर नहीं याद हो पाते तो जो 4-5 है, जैसे निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, चिंता है, मोह है, माया, ये निद्रा है, व्याधि, कुछ कुछ जो रेगुलरली हमें जो नॉर्मली हम हमारे साथ होता रहता है, जैसे हम चिंता में रहते हैं, शंका में रहते हैं, व्याधि, बीमार रहते हैं, कभी कभी एकदम से निर्वेद भाव में चले जाते, शांत भाव में कि ये दीन दुनिया माया है, मोह माया है, बेकार है, सब कुछ है, वो सारी जो स्थिति, ये सब आपके साथ, या किसी को देखकर आप बहुत खुश होते हो, तो ये जो चीजें आपके साथ डेली होती है ना, वो आप याद कर सकते हो। चिंता है तो खुशी भी है, यानी कि हर्ष भी है, शंका भी है, ग्लानि भी है, निर्वेद भी है। तो जो भी आपको 5-7 याद रखे उसको करके आप इत्यादि डाल देना। इसके बाद हम देखते हैं कि रस के 4 प्रकार के प्रमुख व्याख्याता या आचार्य माने गए हैं। रस के 4 प्रमुख आचार्य माने गए हैं। कौन कौन से आचार्य पता है आपको? बताइए। रस के प्रमुख 4 आचार्य माने गए हैं। लिखिए। भट्ट लोलट, लिख लोगे या मैं दिखाऊं? एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसे ही कर तू, गलत गलत कर दोगे नहीं तो। रस के व्याख्याता आचार्य, रस के व्याख्याता कहाँ चला गया?
मैम शंकुक भी है क्या? हाँ, शंकु, अभिनव गुप्त, भट्ट, लोल्लट, ये 4। मैम भटनायक? हाँ जी, है, 4 है। मैं निकाल के दे रही हूँ, बस आप नाम गलत मत लिख देना। 1 मिनट वेट करो। हाँ, ये रहे। अच्छा, स्क्रीन शेयर किया ही नहीं मैंने अभी। शेयर होगी स्क्रीन? यस मैम। ये चारों आचार्य हैं, भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और आचार्य अभिनव गुप्त। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा, ये चारों नाम आप लिख लीजिए, फिर इसको सरल तरीके से मैं लिखवाऊंगी। इसमें तो थोड़ा सा मीमांसा दर्शन, उसमें आप खो जाएंगे। फिर लिख लिए नाम चारों? हो गया? लिख लिया आपने? यस मैम। यस मैम। हम लास्ट क्या था? आचार्य अभिनव अभिनव गुप्त। गुप्त, गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। तो आप पहला लिखिए, भट्ट लोल्लट का जो था, उसे हम उत्पत्तिवाद के नाम से, जो रस का जो सिद्धांत था भट्ट लोल्लट का, उसे हम उत्पत्तिवाद के नाम से जानते हैं। तो भट्ट लोल्लट के आगे आप ब्रैकेट के अंदर उत्पत्तिवाद डाल दीजिए। मतलब ये 4 आचार्य हैं, इन्होंने रस के 4 सिद्धांत दिए। अगर ये चारों आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद कल से हम सिर्फ जो रस के प्रकार हैं 9, उन प्रकारों को ही करेंगे डिटेल में। और पेपर में शायद ये आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि रस सिद्धांत क्वेश्चन ही यही है कि पूरा जो है आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस का महत्व को दर्शाइए। तो जरूरी नहीं है कि आप इन चारों को लिखें, लेकिन फिर भी ये आपको याद हो जाए, डिटेल लिखे ना लिखे, लेकिन ये आपको याद हो जाए कि जो भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है उसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहते हैं, शंकुक को अनुमितिवाद कहते हैं। और ये वैसे आपके पीजीटी में, आई मीन पीजी के टेस्ट में आएगा नहीं आएगा, लेकिन नेट के लिए इसको तैयार कराते हैं हर टीचर। क्योंकि मैंने खुद भी नेट की कोचिंग करवाई हुई है 2 साल तक, तो मुझे पता है इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और बाकायदा रस की 1-2 क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो आप लिखिए भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद। आचार्य भट्ट लोल्लट का मत है, भट्ट लोल्लट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ एक सेकंड, इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से लिया है। उत्पत्ति से लिया है। इनके अनुसार स्थायी भाव और विभाव आदि का संयोग पाकर मैम स्थायी भाव और विभाव आदि का संयोग पाकर
पाकर रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। दूसरा है संकुक का अनुमितिवाद। मैम क्या? संकुक, आचार्य संकुक का अनुमितिवाद। अनुमितिवाद आचार्य संकुक ने रस का आस्वाद, बहुत सिंपल लिखवा रही हूं, आचार्य संकुक ने रस का आस्वाद अनुमान के द्वारा बताया है, अनुमान या अनुमय के द्वारा बताया है, अनुमान या अनुमय के द्वारा बताया है, इसीलिए इनका सिद्धांत अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है, अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे इसको मैं अगर सरल शब्दों में बताऊं, जैसे आपके सामने कोई पिक्चर है, आप किसी फोटो को देखते हैं तो आप क्या अनुमान लगाते हैं? उस फोटो को देखकर जो आप अनुमान लगाते हैं, हर किसी के एक अनुमान करने का एक अलग अलग तरीका होता है। कोई पिक्चर को देख के कुछ सोचता है, कोई उस पिक्चर को देखकर कुछ सोचता है। तो जो अनुमान जो आप लगाते हैं, तो इनका यही कहना है कि जब कोई दर्शक रंगमंच पर नाटक को देख रहा होता है, तो उस नाटक को देखने के बाद वो अपने अपने हिसाब से, जैसे कृष्ण का ही रोल चल रहा है तो उसमें कृष्ण का रोल को देखकर यदि कोई महिला बैठी है तो उसको उसमें बच्चे का जो है वो नजर आता है कि वो बालक है, उसे अपनी ममता उसके अंदर जागर हो जाती है। और वहीं पे कृष्ण को देखकर यदि कोई लड़की है वो खुद को गोपी या राधा समझ बैठती है तो उसमें एक अलग भाव जागृत होता है। तो उस मतलब जो जिस तरीके से उसको देखता है वही अनुमान लगा के वही फील करता है। इसी सिद्धांत को इन्होंने अनुमितिवाद कहा है। इसका डिटेल में करवा सकती हूँ, लेकिन आपके इस पेपर में डिटेल की नीड नहीं है, ठीक है। संकुक के अनुसार अनुमिति का अर्थ है, संकुक के अनुसार अनुमिति का अर्थ है कलाकार। वैसे किताब के अंदर नट लिखा है, लेकिन नट शब्द अब आज की दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो कलाकार लिख लीजिए। कलाकार के कुशल अभिनय के कारण कुशल अभिनय के कारण प्रेक्षक यानी कि दर्शक कलाकार के अंदर उस नायक का ही अनुमान कर लेता है। दर्शक कलाकार के अंदर उस नायक का ही अनुमान कर लेता है। सही मैम, नायक का ही
नायक का ही अनुमान कर लेता है। और उसे वह उसी रूप में देखता है, और उसे वह उसी रूप में देखता है। जैसे इसमें मैं बताऊं कि जैसे आप नाटक देख रहे हैं, कोई आप टीवी सीरियल में भी देखते हैं या मूवीज में भी देखते हैं, हमें पता है कि अमिताभ बच्चन फला फला रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी जब हम वो मूवी देख रहे होते हैं तो हम उसमें अमिताभ को अमिताभ की दृष्टि से नहीं देखते, हम किस दृष्टि से देखते हैं, जो रोल वो प्ले कर रहा है हम उसकी उस दृष्टि से देखते हुए हम वही अनुभव करते हैं। यानी कि वो कहीं पे बहुत परेशान है तो उसके परेशान में हम परेशान होते हैं, उसके दुख में हम दुखी होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हमें रोना भी आ जाता है, तो जबकि हमें पता है कि वो कलाकार, जिसे संस्कृत साहित्य में नट कहा जाता था, पहले नट कहते थे कलाकारों के लिए, लेकिन हिंदी में हम उसे कलाकार कह सकते हैं। तो वो कलाकार जब उसको, मतलब हम देख रहे हैं कि वो, चाहे आज के दृष्टिकोण में रणवीर कपूर ले लो या जो भी आप हीरो देख लो, किसी भी हीरो को ले लो, उस हीरो को देखकर अब वो हीरो उस फिल्म के अंदर वो हीरो हमारे लिए हीरो नहीं रह जाता, वो कैरेक्टर बन जाता है और उस कैरेक्टर के साथ ही हम चलते हैं। ना वो हीरो हम उसकी रियलिटी को पहचानते उस समय, ना उस हीरोइन की रियलिटी को पहचानते, बल्कि हम उस कैरेक्टर को ही अनुभव करते हैं। तो वही चीज दिखाया है कि जब आप राम सीता से संबंधित या कोई भी आप रंगमंच से संबंधित, दुष्यंत से शकुंतला से संबंधित कोई नाटक आप देख रहे होते हैं, तो जब आप सब वो शकुंतला का जो रोल प्ले कर रही होती है, उस जो एक्टर है, उस एक्टर को ना, उस जो उसका रियल नाम है उसको आप भूल ही जाते हैं, आप उसके अंदर शकुंतला को ही देखते हैं। दुष्यंत जब शकुंतला को छोड़ के जाता है, उसके दुख में आप दुखी होते हैं। तो जो आप अनुमान करते हैं, जो आप फील करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अनुमितिवाद, मतलब उस अनुमान को। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। पूनम, अंजलि, अनुराधा, नव्या, नव्या ने अभी ज्वाइन किया था शायद। तो मैम क्लियर है। क्लियर है? हिमांशु एंड कुलदीप, राहुल, मनीष, जमुना, बाकी लोग भी रिप्लाई करो बच्चे। जो रिप्लाई नहीं करेगा इट मीन्स वो फोन को म्यूट पे डाल के खाना खा रहा होगा, लंच टाइम है ना। नो मैम, ऐसा नहीं है। मैम नहीं आया। नहीं आया समझ में बेटा? मैम क्या ये शंकु का जो इन्होंने कहा है? हाँ हाँ, मतलब अनुमितिवाद, आरोपवाद, देखिए दोनों ये जो चारों आचार्य हैं, आपको बहुत माइनर सा अंतर है, बहुत सिंपल सा अंतर है सब में। सबने, किसी ने आरोप लगाया, मतलब जैसे आप राम का रोल देख के उन्होंने राम का पूरे रोल का ही उस कैरेक्टर पे आरोप कर दिया, तो वो आरोपवाद हो गया। शंकु का हमने अनुमतिवाद ले लिया, तो उसमें जो उन्होंने अनुमान लगाया उसके हिसाब से जो रोल वो देख रहे हैं उसी को महसूस कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या इसमें आपको परेशानी हो रही है? आपको ये समझ में आ गया दोनों? मैम समझ में आ रहा पक्का? है। यस मैम। चलिए, हिमांशु को नहीं आया, हिमांशु रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस मैम। राहुल को आ गया, गुड शायद। मैम मुझे भी आ गुड। रानी, क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा, इस ये मैंने पहले ही आपको डे 1 में ही बताया था, पेपर टफ है बट इंटरेस्टिंग है, टफ है बट इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो आपको लग रहा होगा कि अभी आप लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आई मीन हिंदी पढ़ रहे हैं। चलिए खैर कोई नहीं, आज मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, बाकी दोनों मैं आपको नेक्स्ट कल की क्लास में करवा दूंगी। अटेंडेंस में ले चुकी हूँ, किसी का छूट गया हो तो बता देना। श्वेता है, अंजलि, अनिकेश, कुलदीप, अनुराधा, हिमांशु, अनुराग, पुष्पा, जमुना, मनीष, राहुल, पूजा, गौरव, ब्रिजित, पूनम, नीरज, तबस्सुम, रानी, कविता एंड वंदना। कोई रह गया है? मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ, नव्या तुम्हारा रह गया, मैंने याद भी था कि नव्या को लिखना है, मैं भूल गई, सॉरी। नव्या, और तो